नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास निखिल मेडिकल क्लासेस पे। देखिए, आज हम देखते हैं ब्लड। ब्लड को जिसे सामान्य भाषा में रक्त भी कहा जाता है और इसे साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है हीम। HEAME, हीम। हीम का मतलब होता है रक्त। रक्त को सामान्यतः हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि रक्त क्या होता है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक का मतलब होता है ऐसा तरल जिसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स, कई सारे तत्व जुड़ करके ब्लड बनता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि ब्लड कैसा होता है, ब्लड तरल होता है, ब्लड पानी जैसा होता है, बहने वाला होता है। लेकिन ब्लड के अंदर ठोस पदार्थ भी होते हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं, विच इज कंटिन्यूसली सर्कुलेट्स इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट, हार्ट का मतलब होगा हृदय, और ब्लड वेसल्स का मतलब होगा खून की नलियां। खून की नलियां या रक्त वाहिकाएं। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है? पहला है आर्टरी, सेकंड वेन, और थर्ड है कैपिलरीज। आर्टरी को सामान्य भाषा में हम धमनी के नाम से जानते हैं, वेन का मतलब शिरा, और कैपिलरीज मतलब कशेरुकाएं। तो ये तीन तरह की हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती है जिनके अंदर लगातार ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और हार्ट में जाकर के वो सर्कुलेशन को कंप्लीट करता है। इस तरीके से ब्लड सर्कुलेट कंटिन्यू होता रहता है। इसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को पहली बार डिस्कवर किया था, या जिन्होंने पहली बार बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, क्या होता है। नेक्स्ट है, ब्लड इज कोलोइड इन नेचर। कोलोइड, कोलोइड एक तरीके से ऐसा मान लीजिए जैसे कि हम किसी भी ऐसे तरल पदार्थ को छानते हैं। अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम कपड़े में छानते हैं या छन्नी में छानते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि पूरा पदार्थ तो नीचे चला जाएगा, लेकिन उसके कुछ भाग है, कुछ अंश है जो उस छन्नी में रह जाते हैं या कपड़े में रह जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी पदार्थ होता है तो उसको कोलोइड बोलते हैं। ब्लड भी ऐसा ही होता है। खून को जब छानते हैं तो छन्नी में या कपड़े में वो थोड़ा रह जाता है, उसका कुछ भाग रह जाता है। तो इस तरीके से इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर जो होती है ब्लड की, वो कोलोइड होती है। नेक्स्ट, हिमेटोलॉजी या सीरोलॉजी। हिमेटोलॉजी या सीरोलॉजी, ब्लड को सीरम भी जनरली हम बोलते हैं। तो सीरोलॉजी या हिमेटोलॉजी, इन दोनों का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स पार्टिकल्स। मतलब खून तथा खून के पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है अणु। रक्ताणु, रुधिराणु, मतलब रक्त अणु या रुधिर के अणु का अध्ययन करना या रुधिर का अध्ययन करना, ब्लड का अध्ययन करना, इसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी या सीरोलॉजी। इस सब्जेक्ट का ये नाम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का पीएच कितना होता है? तो पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच को जनरली हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्षमता, इसको अन्य भाषा में हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब भी क्षमता ही होता है। और थर्ड हम बोलते हैं इसको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज मतलब कितना परसेंटेज हाइड्रोजन ब्लड के अंदर उपस्थित है। तो जनरली 7.4% जो ब्लड होता है, जो हाइड्रोजन होता है, वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ब्लड का जनरल जो पीएच है वो 7.4 होगा। अब 7.4 होने की वजह से ये हमारा कैसा ब्लड होगा? ये होगा अल्कलाइन। एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब क्या होगा? ब्लड देखो सामान्यतः क्या होता है, 7 पे ब्लड होता है। अगर 7 पे है तो ब्लड न्यूट्रल है। अगर 7 से कम पीएच है तो वो होगा एसिडिक। एसिडिक मतलब अम्लीय। और अगर 7 से ज्यादा है तो वो होगा अल्कलाइन, या उसको क्षारीय बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं बेस। तो इस तरीके से ब्लड का पीएच जो जनरल होता है वो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड, वीनस ब्लड हैज लो पीएच एंड मोर सीओ। वीनस ब्लड के अंदर पीएच की मात्रा कम होती है और सीओ की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है और पीएच की मात्रा कम होती है। इस तरीके से हमारा वीनस ब्लड जो हमारी वेन के अंदर होता है, जो हमारी शिरा के अंदर होता है, इसके अंदर पीएच की मात्रा कम और सीओ की मात्रा ज्यादा होती है। ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है ब्लड का विशिष्ट घनत्व। तो ब्लड का विशिष्ट घनत्व जो होता है वो होता है 1.05 से लेकर के 1.065, जो कि सामान्यतः हम एवरेज अगर देखेंगे तो 1.055, इन दोनों के बीच का हम निकाल के देखेंगे एवरेज 1.055, इतना ब्लड का विशिष्ट घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण या विशेषताएं।
तो ब्लड के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, तो एक एक करके हम देखते हैं। अमाउंट, ब्लड कितना अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो 7 से 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब हमारे पूरे शरीर का जितना वजन है, भार है, उसका 7 से 8% जो होता है वो ब्लड से बना होता है। नेक्स्ट है ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड का वॉल्यूम मतलब ब्लड का आयतन कितना होता है हमारे शरीर में, 4 से 6 लीटर मेल में और 4 से 5 लीटर फीमेल में। फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम क्यों होता है, ये कम होने का कारण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसे हम एचबी भी लिखते हैं, जो कि परसेंटेज में हम लोग देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण महिलाओं में आयरन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिसे हम जनरली Fe बोलते हैं। तो आयरन की मात्रा कम होने की वजह से इनका शरीर, जो फीमेल का जो शरीर होता है वो कमजोर होता है और पुरुष का शरीर मजबूत होता है, क्योंकि पुरुष के शरीर में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जब आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है, मतलब ब्लड की जो मात्रा है, वो भी पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक होगी। नेक्स्ट है टेम्परेचर, तो ब्लड का जो जनरल टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस। देखिए ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस क्यों होगा, ये शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए क्योंकि कोई भी गतिशील वस्तु होती है या गतिशील चीज़ होती है जो कि लगातार बहती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसके बीच में घर्षण होगा। जैसे हम अपने हाथों को भी अगर घिसेंगे तो इससे के साथ भी क्या होगा, थोड़ा सा तापमान बढ़ जाएगा। अगर हाथों को छोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा, हाथों का तापमान कम हो जाता है, घिसते रहने से तापमान बढ़ जाता है। इसी तरीके से खून भी लगातार हमारे शरीर में बहता रहता है, जिसकी वजह से शरीर का और खून का तापमान ये इतना होता है 38 डिग्री सेल्सियस या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है परासरण दाब। तो ब्लड का जो सामान्य परासरण दाब होता है वो 25 mm ऑफ Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी या पारा, तो इतना ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का होता है। ब्लड का कलर देखेंगे तो ब्लड का कलर होता है रेड। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ब्लड का जो कलर होगा वो रेड होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, तो ब्लड का जो फॉर्मेशन है, मतलब ब्लड का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है, कहां कहां होता है, तो अडल्ट में, मतलब जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क व्यक्ति में बोन मेरो के अंदर, मतलब अस्थि मज्जा, मतलब जैसे हमारी बोन होगी, जैसे इस तरीके से हड्डी है तो हड्डी के बीच में यहाँ पे शाफ्ट होती है और शाफ्ट के अंदर एक बोन मेरो होती है, ये है बोन मेरो। बोन मेरो में एक वयस्क व्यक्ति के अंदर में ब्लड का निर्माण होता है। हर हड्डी के अंदर में बोन मेरो होती है और बोन मेरो के अंदर ही ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, ऐसा बच्चा जो अपरिपक्व है या अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, चाहे वो 1 महीने का हो चाहे वो 9 महीने का हो, लेकिन अगर बच्चा अगर पेट के अंदर है तो मतलब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसे बोलते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो। तो ऐसे बच्चे के अंदर हड्डियां नहीं होती है। अब हड्डियां नहीं होने के कारण उनका कहीं ना कहीं तो ब्लड का निर्माण होना जरूरी है, तो ऐसे टाइम पे लीवर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है और बच्चों के अंदर, जो बच्चे पेट के अंदर है, जो बच्चे एम्ब्रियो या भ्रूण है, उन बच्चों के अंदर लीवर के अंदर ब्लड का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लड का स्टोरेज कहां पर होता है, तो ब्लड का स्टोरेज करने वाला जो ऑर्गन होता है वो होता है स्प्लीन। स्प्लीन जिसे हम सामान्य भाषा में प्लीहा भी कहते हैं, हिंदी में प्लीहा कहा जाता है स्प्लीन को। तो स्प्लीन के अंदर बहुत सारा ब्लड स्टोर होता है, लगभग 300 ml प्रतिदिन इसके अंदर स्टोर होता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा अगर ब्लड स्टोर होगा स्प्लीन के अंदर तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका तापमान भी बढ़ेगा। तो जनरली हम जब देखते हैं कि मलेरिया की कंडीशन होती है, तो मलेरिया की कंडीशन में क्या होता है कि जब शरीर का तापमान कम होता है, मलेरिया की कंडीशन में लो ग्रेड फीवर या ठंड लगकर बुखार आता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा स्प्लीन संक्रमित हो जाता है या संक्रमण का शिकार हो जाता है, इसलिए हमारा जो स्प्लीन होता है ये ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विघटन। विघटन मतलब नष्टीकरण, किस तरीके से ब्लड नष्ट होता है, कहां जाकर के नष्ट होता है। तो ब्लड का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व होता है वो है आरबीसी। आरबीसी जिसके अंदर सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है, या कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन का मेन सोर्स है आरबीसी। जितना ज्यादा आरबीसी शरीर के अंदर होगा उतना ही ज्यादा बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो जब आरबीसी टूटते हैं तो आरबीसी के टूटने का जगह, आरबीसी का टोटल जीवन काल 120 दिन का होता है, 120 डेज, लेकिन आरबीसी 120 दिन के बाद टूटने लगते हैं, विघटित होने लगते हैं। तो ऐसे समय पर वो जाते हैं स्प्लीन के अंदर और स्प्लीन के अंदर टूटने बिखरने लगते हैं। तो इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, तो आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड जो होता है वो स्प्लीन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सामान्यतः सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन, तो
तो ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है, तो ब्लड के सामान्यतः फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन हम देखेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन कैसा करेगा, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोई भी वस्तु, अगर कोई भी पदार्थ है वो अगर गतिशील है तो उसके अंदर में तापमान का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर ब्लड टेम्परेचर रेगुलेशन करता है तो ब्लड के बहने की जो दर होती है शरीर में वो कैसे होती है, हार्ट सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में ब्लड को, तो ब्लड जब हार्ट से बाहर जाता है तो वो 120 की गति पर जाता है, और जब रिटर्न हार्ट तक आता है तो वो 80 की गति पर जाता है, जिसे हम सामान्य ब्लड प्रेशर बोलते हैं 120/80 mm ऑफ Hg, मतलब 180 की गति पे हार्ट से बाहर जाता है और 80 की गति पे वापस से हार्ट के अंदर आता है। इस तरीके से जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, मतलब तापमान नियंत्रण। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है, सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जो फेफड़े होते हैं वो सिर्फ स्टोरेज करके रखते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि हाँ ठीक है ऑक्सीजन आ जाओ, स्टोर हो जाओ, रुक जाओ थोड़ी देर, लेकिन उसको लाने ले जाने का काम कौन करता है, उसको लाने ले जाने का काम करेगा ब्लड। जब तक ब्लड नहीं होगा तो ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स मतलब जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड वाटर, ये सभी चीजों को जो सर्कुलेशन का काम होता है या वेरियस टिश्यू तक, मतलब विभिन्न अन्य अलग अलग तरीके के जो ऊतकों तक पहुंचाने का काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का, परिवहन का कार्य जो करता है वो ब्लड करता है। थर्ड है इट कैरीज हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू वेरियस टिश्यू। सामान्यतः एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती, जितने भी प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है सभी का कंट्रोल जो होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, सभी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो हम आगे एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो ये क्या करता है, जो ब्लड होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको आगे अगले टिश्यू तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है इट कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड वाइट ब्लड सेल्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज। अब हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर में क्या होता है, एंटीबॉडीज और व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब WBC, ये दो चीजें हमारी बॉडी के अंदर होती है जो कि हमको क्या करती है, बीमारियों से कंट्रोल करके बीमारियों को दूर करती है और बीमारियों से हमको बचाती है। डिसीज मतलब बीमारियों से बचाव। नेक्स्ट है क्लोटिंग ऑफ ब्लड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हीमोरेज, मतलब जो ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग मतलब खून का जमना, खून का थक्का जमना या खून का जमकर ठोस हो जाना, उसे हम कहते हैं क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोट होने की वजह से हीमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग या बहुत ज्यादा मात्रा में पदार्थ का, जो हमारा ब्लड होता है ब्लड का बहना, जिसे हम हीमोरेज या ब्लीडिंग कहते हैं। तो हीमोरेज या ब्लीडिंग को या खून के बहने को कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वो ब्लड क्लोटिंग मतलब ब्लड के अंदर जो ठोसीकरण का गुण पाया जाता है, ठोस होने का गुण जो पाया जाता है उसके द्वारा होता है। तो ये सारे जो हमारे ब्लड के कार्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन मतलब संगठन, ब्लड किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो ब्लड को सामान्यतः हम देखते हैं कि ब्लड रहता है पतला तरल, लेकिन ब्लड के अंदर कुछ ठोस कण भी पाए जाते हैं। तो किस तरीके से रहते हैं वो, तो ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल, मतलब 55% इसके अंदर प्लाज्मा होता है जो कि इसका लिक्विड पार्ट मतलब तरल पार्ट होता है, और ब्लड सेल्स मतलब रक्त कोशिकाएं या रुधिराणु इनको बोलते हैं, ये 45% होता है, ये इसका ठोस भाग होता है। तो लिक्विड और ठोस दोनों भाग मिलकर के ब्लड को कंप्लीट करते हैं। तो किस तरीके से इसके अंदर होता है, प्लाज्मा के अंदर 55% मतलब ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 91.5% वाटर मतलब 91.5% इसके अंदर पानी पाया जाता है। साथ में इसके अंदर 7% प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सा होता है, ये प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन मतलब जो ब्लड के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन 3 तरह का होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। ये तीनों तरह के जो प्रोटीन होते हैं ये मिलाकर के 7% प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, और बाकी 1.5% 1.5% जो चीजें होती है इसके अंदर अदर्स होती है, जिसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे कण जो हमको शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस आदि। नेक्स्ट
हार्मोन, इनके अंदर हार्मोन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, ग्लूकोज, गैसेस और एमिनो एसिड्स। तो ये सब चीज़ें मिला करके 55% प्लाज्मा का भाग बनाते हैं। नेक्स्ट ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या होता है? 3 तरह की ब्लड सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम देखते हैं आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल होता है। अब इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे आगे, अभी थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होता है अलग सेल। तो ये 3 तरह की सेल से मिलकर के ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, जो कि 45% ऑफ ब्लड का निर्माण करते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स होती है ये 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। ये स्प्लीन में जाकर के टूटती है और शरीर के मेन कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 तरह के डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, 2 भाग होते हैं इसके, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट्स। तो इन 2 भागों में तीन अलग भाग होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट के 3 भाग होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये 3 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन ये जो एग्रेन्युलोसाइट्स के 2 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ने से रोकते हैं। किस तरीके से? एग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को टी सेल कहते हैं। जब हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बीमारियों को रोकते हैं, तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं बीमारियों से, मतलब बीमारियों को रोकते हैं, आने नहीं देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन अगर शरीर में बीमारी प्रवेश कर जाती है तो प्रवेश करने के बाद में जो टी सेल्स होता है, लिम्फोसाइट्स, ये बीमारियों को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज क्या करता है? रोकने का काम करता है, मतलब रक्षा, और ये करता है किलिंग, मतलब मारने का काम, और बचा हुआ काम मोनोसाइट्स। जब एंटीबॉडीज बीमारी को रोक देता है शरीर के अंदर और लिम्फोसाइट इसको मार देता है, तब वो मरने के बाद बीमारी कहाँ पर रहेगी? वो जो बैक्टीरिया है, वो जो वायरस है, वो शरीर के अंदर रहेगा, तो वो शरीर को खराब करेगा। इसलिए मोनोसाइट्स क्या करता है? मोनोसाइट्स उसको खा जाता है। तो ये तीनों मिलकर के ऐसा काम करते हैं कि बीमारी हमारे शरीर में जो प्रवेश करी है वो किस तरीके से वापस से शरीर से खत्म हो जाए। एंटीबॉडीज बीमारी को रोक देता है, लिम्फोसाइट जो टी सेल्स होती है ये उसको मार देता है, रोकने के बाद में उसको मार देता है, और मरने के बाद में मोनोसाइट्स को पता है कि मर चुका है, अब इसको खाना है, तो मोनोसाइट्स उसको खा के खत्म कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये 3 तरह के हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। इनको भी डिटेल में आगे हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बारे में थोड़ा देखते हैं। प्लाज्मा का नॉर्मल रेंज होता है 60 से 80 mg/dl। प्लाज्मा कौन सा हिस्सा होता है हमारे? जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो ब्लड सैंपल लेने के बाद में जो पीला वाला हिस्सा रहता है, मतलब जब हम प्लेन ट्यूब में ब्लड सैंपल लेते हैं, एक रेड कलर की प्लेन ट्यूब में जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं तो इसमें हम यहाँ तक पूरा रेड कलर का ब्लड भर देते हैं, मतलब इतना हमने ब्लड भर दिया इसके अंदर। लेकिन थोड़ी देर तक पड़ा रहने के बाद में ये रेड कलर नीचे बैठ जाता है और यहाँ पे ऊपर हमको येलो कलर का फ्लूइड दिखाई देता है, जो कि हमारा प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 60 से 80 mg/dl, मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर में इसको काउंट करते हैं। ये हमारा किस किस चीज को मेंटेन करता है, इसका क्या फंक्शन होता है? तो ये परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ब्लड के अंदर, ब्लड प्रेशर को बनाए रखता है। ब्लड क्लोटिंग मतलब खून का थक्का जमना, जो कि हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ब्लड क्लोटिंग को भी ये बनाए रखता है, मतलब खून को रोक के रखता है। अगर खून बहता है तो उसको क्लोट कर देता है, जमा देता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड डिफेंसिव एक्शन, मतलब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान या परिवहन होता रहता है। तो वो काम भी प्लाज्मा ही करता है। और डिफेंसिव एक्शन मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा है कि एंटीबॉडीज इसको रोक देता है, लेकिन एंटीबॉडीज पाया कहां पर जाता है? प्लाज्मा के अंदर। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होता है। तो कोई भी जब एंटीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, कोई भी बीमारी फैलाने वाले कारक, तो प्लाज्मा उसको डिफेंस करता है, उसको रोक देता है। इसके बाद में लीवर प्रोड्यूसेस अप्रोक्स 30 ग्राम ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन पर डे। लीवर के द्वारा प्रतिदिन, डेली, रोजाना 30 ग्राम जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन मतलब ये वाला भाग, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, ये तीनों भाग जो होते हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन लीवर के द्वारा प्रतिदिन 30 ग्राम प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब निर्माण किया जाता है। तो ये हमारा प्लाज्मा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में कौन कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं,
श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरीके हमारी ब्लड सेल्स होती है। अब हम देखते हैं इनके साइंटिफिक नेम। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट आपने देखा होगा कि ल्यूकेमिया होता है जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। जब ब्लड कैंसर होता है तो उस टाइम पे डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं और ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट, ये याद करने में ईजी हो जाएगा। और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के बहुत यूजेज है जो आगे हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में अच्छे से समझेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले आरबीसी देखते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी हम कहते हैं। तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो मतलब जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो शाफ्ट होती है, बीच में जो घूमने वाला हिस्सा होता है, इसके अंदर यहाँ पे बोन मैरो होता है, जिसके अंदर हमारा ब्लड का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है। 7 दिन के बाद, मतलब 7 दिन तक ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण होने के बाद जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तब जाकर के ये ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। ब्लड स्ट्रीम मतलब जिन नलियों में खून होता है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज, उनमें जाकर के ब्लड कब मिलता है? 7 दिन के बाद। ठीक है। ब्लड का जो शेप होता है, ब्लड का शेप कैसा होता है? राउंडेड, मतलब गोल शेप होता है इसका, बिल्कुल गोल। आरबीसी का शेप बिल्कुल गोल होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस नहीं पाए जाने के कारण इससे डीएनए टेस्ट करना भी संभव नहीं है। ऐसे सेल जिनके अंदर में न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता है, उनके अंदर डीएनए का टेस्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, आरबीसी प्रोडक्शन कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है, आरबीसी का निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, इसका नियंत्रण एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। मतलब देखिए, आरबीसी का निर्माण जिस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब एरिथ्रोसाइट्स का निर्माण होना। और इसको कंट्रोल करने वाले जो पोइटिन होते हैं, इसको कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन होते हैं, वो होते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइटिन मतलब ये हार्मोन हो गया। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होगा जिसके कारण ये कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, नॉर्मल काउंट। नॉर्मल काउंट कितना होता है? 4.5 से लेके 5.5 लाख mm3, इतना इसका नॉर्मल काउंट होता है। अगर इससे कम आरबीसी काउंट होगा, आरबीसी का काउंट अगर इससे कम होगा, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या होगा? एनीमिया। एनीमिया जिसे हम खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी वाला रोग कहते हैं। ये कब होगा? जब नॉर्मल काउंट कम होगा। और मेजरमेंट, हीमेटोसाइटोमीटर, मतलब आरबीसी को नापने का जो मेजरमेंट का, जो पैमाने का, जो हमारा जांच करने का जो यंत्र होता है, उसे बोलते हैं हीमेटोसाइटोमीटर। हीमेटोसाइटोमीटर की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि ये 4.5 से लेकर 5.5 के बीच में है, या इससे कम है, या इससे ज़्यादा है। ये हीमेटोसाइटोमीटर हमारा लैब टेस्ट के दौरान लैब में यूज़ किया जाता है, पैथोलॉजी लैब में इसका यूज़ किया जाता है। जब हम कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी का टेस्ट करते हैं, तो उसमें हम लोगों को आरबीसी का टेस्ट भी इसके अंदर ही होता है, जो कि हीमेटोसाइटोमीटर के द्वारा होता है। इसका लाइफ स्पान 120 दिन होता है। 120 दिन, 120 डेज, 120 दिन तक कोई एक आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका जीवित होती है। आरबीसी 120 दिन के बाद टूटकर बिखरती है, और बिखर के कहाँ पर जाती है? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर जाकर के ये डेथ हो जाती है, और इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल या उद्भवन काल इसे हम कह सकते हैं, ये 120 दिन का होता है। डेफिशिएंसी कोजेज एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जिसके अंदर हमको हीमोग्लोबिन ब्लड की जरूरत होती है। तो एनीमिया का मतलब होगा हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 9% से कम होना, या 9 mg/dl से कम होना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हमने देखा था कितना होता है? मेल में 12 से 15, फीमेल में 12 से 14। तो अगर ये उससे कम होता है, अगर ये 9 होता है, 10 होता है, 7 होता है, या 7 से भी नीचे होता है, तो ऐसी कंडीशन का मतलब क्या होगा? कि हमारे शरीर में खून की कमी है, और खून की कमी होने की वजह से शरीर में एनीमिया रोग है। अगर एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया रोग से निजात पाने के लिए इसका उपचार क्या होगा? कि हम ऐसे फल खाएं जो लाल कलर के फल हो, जैसे अनार, चुकंदर, ऐसी चीज़ें हम खा सकते हैं। इसके अलावा हम हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब खा करके अपना खून बढ़ा सकते हैं। अब एनीमिया अगर कम होगा, एनीमिया अगर होगा, तो इसका मतलब क्या है? कि हीमोग्लोबिन कम है। और हीमोग्लोबिन का निर्माण किस चीज़ से हो रहा है? Fe मतलब आयरन से। तो हमको ऐसी चीज़ें खाना है जिसके अंदर आयरन मतलब लोह तत्व शामिल हो, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऐसी चीज़ें हमको खाने से हम लोग आरबीसी को तुरंत बना सकते हैं।
हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी, मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अब नॉर्मल एचबी, अब हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं जो आरबीसी के अंदर होता है। तो नॉर्मल एचबी मेल में होता है 14 से 16 ग्राम पर डीएल, मतलब 14 से 16 ग्राम एक व्यक्ति के अंदर, जो मानव मतलब जो पुरुष होता है उसके अंदर इतना नॉर्मल होना चाहिए। और फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम 12 से 14, क्योंकि फीमेल का जो बॉडी होता है वो थोड़ा सा मेल की बॉडी के अकॉर्डिंग या उनकी तुलना में थोड़ा सा कंपैरिजन में कमज़ोर होता है, इसलिए उनको अगर 12 से 14 ग्राम पर डीएल इतना हीमोग्लोबिन भी मिलता है तो भी उनका बॉडी नॉर्मल होता है। बेबी में जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैसा हमने देखा था कि जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर बोन मेरो नहीं होता है, क्योंकि हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हड्डियां होती ही नहीं है। जब हड्डियां डेवलप नहीं होती उस टाइम पर उनका ब्लड जो होता है कहाँ पे बन रहा होता है, लिवर के अंदर। तो ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा ब्लड की मात्रा की आवश्यकता होती है और आरबीसी की मात्रा की ज़्यादा आवश्यकता होती है ताकि वो इन्फेक्शन उनको ना हो। तो इसलिए 20 ग्राम पर डीएल बच्चों में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि डेली प्रतिदिन कितना आरबीसी, कितना हीमोग्लोबिन टूटता है और कितना हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है। तो 6.25 ग्राम, 6.25 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है प्रतिदिन संश्लेषित होता है, सिंथेसाइज्ड होता है और डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट होता है। तो ये है हमारा आरबीसी। नेक्स्ट हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं। तो डब्ल्यूबीसी होता है हमारा वाइट ब्लड सेल। दीज आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल, मतलब ये जो तीनों ब्लड सेल्स होती है इनमें सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, उससे छोटा होता है आरबीसी और सबसे छोटा प्लेटलेट्स होता है। तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा ब्लड सेल होता है। इसके अंदर 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम, मतलब पूरे ब्लड का 1% मात्रा इसके अंदर में होता है। इसका शेप ओवल होता है। ओवल मतलब इस तरीके से ये अंडाकार होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस पाए जाने के कारण इससे डीएनए टेस्ट संभव होता है। जिन सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है उनमें डीएनए संभव होता है। तो एकमात्र ये कोशिका है, एकमात्र सेल ऐसी है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बाकी सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो डीएनए टेस्ट इससे संभव हो पाता है। इसका जीवन काल 4 दिन का होता है। 4 दिन तक डब्ल्यूबीसी रहता है। 4 दिन के बाद ये टूटने लगता है, बिखरने लगता है और नष्ट हो जाता है और वापस से नया डब्ल्यूबीसी बन जाता है। नॉर्मल काउंट इसका 4000 से 11000 पर mm³ होता है, मतलब 4000 से लेकर 11000। इससे ज़्यादा अगर होगा 15000, 20000, 25000 इस तरीके से अगर हमारा डब्ल्यूबीसी का काउंट होगा या मात्रा अगर डब्ल्यूबीसी की 11000 से ऊपर होगी तो ऐसी कंडीशन में शरीर में कौन सी अवस्था होगी, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ऐसी कंडीशन हमारे शरीर में हो सकती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट किन किन चीज़ों के अगेंस्ट, किन किन चीज़ों के खिलाफ, किन किन बातों के खिलाफ ये हमको प्रोटेक्शन देता है। तो फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश ना करे उनके खिलाफ ये हमको प्रोटेक्शन देता है। और सेकंड है फॉरेन बॉडीज, मतलब कोई भी बाहरी तत्व शरीर में प्रवेश ना करे उससे भी हमको ये बचाता है। तो डब्ल्यूबीसी हमको किस रूप में मतलब किस रूप में रक्षा करता है, ये एंटी बॉडी के रूप में हमारी रक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉजेज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, मतलब जैसा हमने ऊपर देखा है कि 4000 से 11000 इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा ये बढ़ जाता है, इसका एक्सेस हो जाता है, एक्सेस मतलब इंक्रीजमेंट अगर हो जाता है, बढ़ोतरी होती है डब्ल्यूबीसी में, तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो या डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो तो ऐसे टाइम पे हमको क्या करना है, इनका जो जनरल इलाज होता है वो डॉक्टर सही तरीके से बता पाते हैं, बट इनको ठीक करने के लिए, डब्ल्यूबीसी को कम करने के लिए हमको कंटिन्यू एंटीबायोटिक या फिर ऐसी माइक्रोबियल टेबलेट्स दी जाती है जिनसे हम ठीक हो सकते हैं। ये डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स जो हमारी 3 मेजर सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों मेजर सेल में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला जो सेल होता है वो होती है प्लेटलेट्स। इसका जो व्यास होता है वो 2 से 4 न्यूमीटर, मतलब बहुत छोटा होता है। इसका जो शेप होता है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव का मतलब होता है बाइकन्वेक्स, या इसे हम बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस की भांति इसका शेप हो सकता है। इस तरीके से ये उत्तल लेंस की तरह इसका शेप हो सकता है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इससे भी डीएनए टेस्ट संभव नहीं हो पाता है। इसका जो जीवन काल है वो 8 से लेकर के 11 दिन तक होता है। 11 दिन, जनरली इसे 7 दिन माना जाता है, लेकिन 8 से लेकर के 11 दिन तक इसको लगभग माना जाता है। ये हमारा प्लेटलेट्स कोएगुलेशन में हेल्प करता है। कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाना, क्योंकि रक्त के अंदर 2 तरह के संगठन के अंदर 2 तरह के पदार्थ होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड सेल, एक होता है प्लाज्मा।
तो ब्लड सेल में हम देखेंगे कौन कौन सी ब्लड सेल होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो ये होते हैं ठोस पदार्थ और प्लाज्मा होता है तरल पदार्थ। तो ये दोनों चीजें होती है, मतलब ब्लड के अंदर तरलता भी पाई जाती है और ठोसीकरण भी पाया जाता है। तो जब ब्लड ठोस हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग। तो कोएगुलेशन करने के लिए हमारा थ्रोम्बोसाइट जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर से थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन निकलता है। इसके बाद में थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेटेड बाय प्लेटलेट, जैसा मैंने बताया कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन जो होता है वो प्लेटलेट्स के अंदर से निकलता है, इसमें से स्त्रावित होता है, इसमें से सीक्रेट होता है बाय प्लेटलेट्स ड्यूरिंग क्लोटिंग। क्लोटिंग के दौरान थ्रोम्बोप्लास्टिन हार्मोन इसमें से निकलता है। डेफिशिएंसी कोजेस डेंगू। अब प्लेटलेट्स की कमी, प्लेटलेट्स का नॉर्मल जो काउंट होता है वो कितना होता है, 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख इसका जो नॉर्मल काउंट होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू इतना होता है। अगर इससे कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमको हमारे शरीर में डेंगू फीवर हो जाता है। जब डेंगू फीवर होता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो 1.5 लाख काउंट है ये गिर करके बहुत ज़्यादा नीचे हो जाता है, कभी कभी 10,000 20,000 भी रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ब्लड चढ़ाते हैं तो सिर्फ हमको प्लाज्मा, जब सिर्फ हमको प्लेटलेट्स ही चढ़ाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ब्लड नहीं हो हमारे पास या फिर हमको ब्लड मिल भी जाता है तो उसके बावजूद भी हमको कुछ ऐसे घरेलू उपचार है जो कि इसमें करना आवश्यक होते हैं। जैसे डेंगू का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग गिलोय का जूस, एलोवेरा जूस, इन सबको ले सकते हैं। इसके अलावा हम भर भर कर हम बहुत सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम डेंगू को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्लड का पार्ट 1 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, जो ये कोएगुलेशन है इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है कोएगुलेशन, ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, कैसे रक्त का थक्का जमता है। और पार्ट 3 में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स क्या होता है और किस तरीके से वो काम करते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।